हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सीपीएस पे। तो आज हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में देखे होंगे, आधा क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आज उससे आगे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर है, पिछले वाला 2022 वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। कथन पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीकों अपनाना चाहिए। कारण शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुने। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है ए और आर जो है दोनों गलत है। अब हम लोग सोचेंगे इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी जो है दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये क्यों सही है ये हम आपको बताते हैं। पढ़ाते समय जो होता है शिक्षक को पाठ्य सामग्री जो रहता है वो बच्चे के सामने दर्शाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा का कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर हो जाता है और बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है। 18 प्रश्न नंबर है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। तो लिखने में कठिनाई करना, तो इसको ना डिस्ग्राफिया होता है। हिंदी में डिस्ग्राफिया को आलेख वैकल्य कहते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर यही होगा। मिल ही गया तो अब इतना पढ़ने का क्या ज़रूरत है। इसका पाठ्य वैकल्प ये गलत हो जाएगा, गणितीय वैकल्प ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा आलेख वैकल्य। इस डिस्ग्राफिया इंग्लिश में है और हिंदी में आलेख वैकल्प होगा। और इसका पठन वैकल्य का होगा डिसलेक्सिया और गणन वैकल्य क्या होगा डिसकैलकुलिया। तो ये गणित संबंधी है और ये पठन संबंधी है और ये लेखन संबंधी है, डिसग्राफिया। अब हम 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एकरूप शिक्षा का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना। और चौथा ऑप्शन है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि करना और पूर्ण बलन पर बल देना। तो इसका आंसर होगा दूसरा, शिक्षा शास्त्र उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है। पहला अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण और अभिसारी चिंतन। जब भी सृजनात्मक रहे, अगर ऑप्शन में अपसारी चिंतन दिया रहे तो उसका आंसर हमेशा हम यही लगाएंगे, क्योंकि अपसारी अपसारी चिंतन जो होता है सृजनात्मक बच्चा में ही होता है। ठीक है, जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से
प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पास अगर पंख होता तो तुम क्या करते। तो इस प्रश्न का अगर बच्चा सटीक जवाब तो कुछ नहीं दे सकता है, कुछ भी इसका उत्तर हो सकता है। ऐसे स्थिति में जो है उस बालक के मन में अनेक प्रकार से कल्पना होगा और अपना विचार तब प्रस्तुत करेगा। तो इसीलिए अपसारी चिंतन इसमें होगा। सृजनात्मक बच्चा अनेक प्रकार से कोई चीज़ आंसर सोचते रहता है, उसके अंदर में बहुत प्रश्न सब चलते रहता है और सॉल्व करता है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्क संग सहभागिता द्वारा। और इसका ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 1, 3 और 4, तीसरा है 1, 2 और 3, चौथा है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, दूसरा है विषय वस्तु को रटन, तीसरा दूसरों की निष्क्रिय अनुकरण, चौथा उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो इसका आंसर होगा पहला, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, क्योंकि बच्चे को बाहरी स्कूल से बाहर और इसके दिनचर्या, अपने दिनचर्या वाले जिंदगी से जोड़ के अगर बच्चा को समझाया जाए कोई टॉपिक को, तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो इसीलिए बाहरी जीवन से, बाहरी ज़िंदगी से बच्चा को एग्जाम्पल दे के पढ़ाना चाहिए। उससे बच्चा रटंत विद्या कम सीखेंगे और ज़्यादा विषय वस्तु को समझेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है। ऑप्शन नंबर पहला है सलमा विद्यालय को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनसे सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करते हैं। पुरस्कार तो देना ही नहीं है सबसे पहले छात्र को। और दूसरा ऑप्शन है परिमिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा ऑप्शन है अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। और तीसरा है रेखा अपनी विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2, दूसरा में 2 और 3, तीसरा में 2 और 3 और चौथा में 1 और 2, दूसरा में है 1 और 3। इसका आंसर होगा तीसरा, 2 और 3। दूसरा में है परिमिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और तीसरा है अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझाने के लिए
संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ये गलत हो गया, डर का भावना करना ही नहीं है। समस्या के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा करके। और तीसरा है, ये अटल तरीका जो होगा ये भी निगेटिव होगा। और तीसरा ऑप्शन नंबर है समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। और तीसरा है निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। रटन जो होगा ये भी रॉन्ग वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये भी गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? ऑप्शन है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। चौथा है शिक्षा द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तर को नकल करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये क्यों? और पहला ऑप्शन जो है कक्षा में संदर्भित रहित अधिगम को बढ़ावा देना, तो ये जो होगा ये रॉन्ग वर्ड है। रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहन करना, तो रट्टा मारना नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तर को नकल करना, ये भी रॉन्ग वर्ड है, ये भी गलत हो गया, इसीलिए ये दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। इसका ऑप्शन है शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कंठा। इसका आंसर होगा गर्व। विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें तब गर्व की भावना उत्पन्न होती है जब वह आत्म रूप से जागरूक रहता है। जब बच्चा उसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तब जाके ये क्या हो जाता है, बच्चा गर्व महसूस करता है अपने आप पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा है यह कुछ बच्चे को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देते हैं। तीसरा है अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। चौथा है यह बच्चे में आज्ञापरायणता पैदा करता है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर होगा पहला, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनशील उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कुछ छात्र जो होता है सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है।
तब जाके छात्र को पढ़ने लिखने और वर्तनी को समझने में मदद मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका पहला ऑप्शन नंबर पहला, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है, बच्चों और वयस्क में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तीसरा है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। और चौथा है, वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निर्धारित नहीं होता बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। तो इसका आंसर होगा एक अध्यापिका को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है इसीलिए ये इसका आंसर होगा। अगर यही नहीं लगा रहता तो ये आंसर गलत लिया जाता, क्योंकि हतोत्साहित कभी नहीं करेंगे बच्चा को। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर पहला, मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक। इसका आंसर होगा दूसरा, व्यवहारवादी। ठीक है। अब ये 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला 15-16 क्वेश्चन पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में देखिएगा, ये पार्ट 2 है। 1 जनवरी 2022 वाला ये CDP का क्वेश्चन है। अब अगला वीडियो देखिएगा। अगले वीडियो में सारा CDP ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला जितना हुआ है सारा हम इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।